जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासक। मतलब गुप्त साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए। जैसे कि आप जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त थे। इसमें समुद्रगुप्त भी हुए, जिसको जिसको भारत में नेपोलियन कहा जाता है। कुमार गुप्त हुआ है, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराए। इन सभी चीज़ों को देखेंगे, मुख्य तथ्यों को। 4वीं शताब्दी में उत्तर भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम गुप्त वंश था। इस वंश में लगभग 300 वर्ष तक शासन किया। इस वंश के शासन काल में अनेक क्षेत्रों का विकास हुआ। इस वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंशावली में श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त जैसे शासक हुए। इस वंश के 3 प्रमुख शासक थे, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। प्रशस्ति और चरित्र। गुप्त काल में प्रशस्ति लेखन का विकास हुआ। प्रशस्ति लेखन एक विशेष रूप का अभिलेख होता है, जिसमें राजा की प्रशंसा की जाती है। इन प्रशस्तियों में राजा की उपलब्धियों के साथ साथ उनकी महानता के विषय में भी लिखा जाता है। हरिसेन, वत्सभट्टी, वासुल आदि प्रमुख प्रशस्ति लेखक थे। इनकी प्रशस्तियाँ गुप्त काल के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। इसी प्रकार बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित और कादम्बरी हर्षवर्धन काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। रामपाल चरित पाल शासक रामपाल के क्रियाकलापों का वर्णन करता है और तत्कालीन बंगाल की जानकारी देता है। चालुक्य राज्य विक्रमादित्य पर विक्रमांक देव चरित्र लिखा है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो भी ये दिया है नगरों के नाम, जैसे तक्षशिला हो गया, लिच्छवी, कुषाण, शक, इन सभी का आप जैसे देख सकते हैं कि भारत का विस्तार कैसे था। इसीलिए अखंड भारत की मांग भी की जा रही है। चंद्रगुप्त प्रथम। कुषाण काल में मगध की शक्ति और महत्ता समाप्त हो गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने इसको पुनः स्थापित किया। उसने साकेत, अयोध्या और प्रयाग, इलाहाबाद तक मगध का विस्तार किया। वह पाटलिपुत्र से शासन करता था। उसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। इस संबंध से मगध और तथा लिच्छवी के बीच संबंध अच्छे हुए और गुप्त वंश की प्रतिष्ठा बढ़ी। चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। सभी गुप्त शासकों में वह सबसे महान था। वह एक कुशल योद्धा, विद्वान, संगीतमय और कवि था। इसके साथ ही वह एक कुशल शासक भी था। उसने खुद हिंदू धर्म का अनुयायी होते हुए भी बौद्ध और जैन धर्मों का सम्मान किया। उन धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति उसने अपनाई। इतिहास में समुद्रगुप्त का नाम एक विजेता और साम्राज्य निर्माता के रूप में लिया जाता है। उसके विजय अभियान के विषय में हमें इलाहाबाद की प्रशस्ति से पता चलता है। एरण्य अभिलेख और सिक्कों में से भी समुद्रगुप्त के समय की जानकारी मिलती है। उस समय की अधिकांश प्रशस्तियाँ राजाओं के पूर्वजों के संबंध में जानकारी देती है। इलाहाबाद प्रशस्ति के अलावा समुद्रगुप्त के बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय के वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। ये स्रोत हमें बताते हैं कि
समुद्रगुप्त ने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत में प्रशस्ति लिखी है और बताया है कि समुद्रगुप्त ने भारत के 9 उत्तर राज्यों को हराया था। ये राज्य थे दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, जिनको अपने साम्राज्य में मिलाया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राज्यों को भी जीता था। ये राज्य थे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पल्लव आदि। अभिलेख बताते हैं कि इन राज्यों के समर्पण के बाद समुद्रगुप्त ने इनका राज्य वापस कर दिया, परंतु इस शर्त पर कि वे उसको नियमित कर और नजराना देते रहेंगे। समुद्रगुप्त ने मध्य भारत की जंगली जातियों को भी अपने अधीन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। इसका दूसरा नाम देवराज या देवगुप्त भी था। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। महरौली स्तंभ से इसके बारे में जानकारी मिलती है। माना जाता है कि जब राजगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक शासक को सौंपने के लिए तैयार हुआ, तब चंद्रगुप्त ने शक खेमे में घुस कर शक शासक को मार डाला। उसके बाद रामगुप्त को मार डाला और ध्रुव देवी से शादी करके खुद राजा बन गया। उदयगिरी, सांची, मथुरा के अभिलेखों, महरौली, दिल्ली के लौह स्तंभ अभिलेख के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जानकारी के स्रोत से है। इन स्रोतों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात, मालवा और सौराष्ट्र के शकों को हराकर उनके क्षेत्रों को अधीन कर लिया। इस सफलता से चंद्रगुप्त द्वितीय को पश्चिमी समुद्रगुप्त प्राप्त हुआ। भड़ौच, कंब और सोपारा के बंदरगाह पर उसका नियंत्रण हो गया। इस कारण वह अपने राज्य में वाणिज्य व्यापार को बढ़ा सके। उसने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के समान कुमारगुप्त प्रथम भी गुप्त साम्राज्य का एक महान शासक था। उसने शासनकाल की जानकारी भीतरी अभिलेख, सात स्तंभ अभिलेख, गढ़वा अभिलेख और मनकुवार मूर्ति अभिलेख से मिलती है। अनेक गुप्त राजाओं की तरह कुमारगुप्त ने भी सिक्के निकाले। इन सिक्कों से उसके शासनकाल के विषय में जानकारी मिलती है। उसने 40 वर्षों तक शासन किया था। इन अभिलेखों में कुमारगुप्त के अनेक नाम मिलते हैं: श्रीमद महेंद्र, अजित महेंद्र, महेंद्रात्य, महेंद्र कुमार आदि। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने शकों तथा हुणों को हराया था। उसने शकरादित्य की उपाधि धारण की थी। इस समय हुणों ने उत्तर पश्चिम से कई बार आक्रमण किया था। गुप्त शासकों ने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की थी। इसका लाभ उठाकर हुणों ने भारत पर आक्रमण किया, जिससे
जिससे जिससे गुप्त साम्राज्य कमज़ोर हो गया और उसका पतन होने लगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कई राज्यों का उदय हुआ, जिनमें प्रमुख थे उत्तर भारत में कन्नौज के हर्षवर्धन का राज्य और दक्षिण भारत में वातापी के चालुक्य और कांचीपुरम के पल्लवों का राज्य।